गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल से हम इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है टेंस अभी स्टार्ट हुआ है। उसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई है, आज 4th क्लास है। तो देखिए, उसी क्रम में आज हम पहले हमने 3 क्लासेज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा है। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो हमने ग्रहण करी है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस या इसी का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फर्स्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों जो टेंस है वो कौन कौन सा टाइम मेंशन करते हैं। टेंस का मतलब मैंने आपको बताया, टेंस का मतलब वर्ब है। टेंस मतलब क्या है? वर्ब है। पर वर्ब जो है, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वह वर्ब अलग टेंस की भी हो सकती है और वो टाइम अलग भी बता सकती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस जो है उसको हम कहेंगे साधारण भूतकाल। क्या कहेंगे? साधारण भूतकाल। और इसी को हम जिस दूसरे नाम से जानते हैं उसको कहेंगे अनिश्चित भूतकाल। क्या कहेंगे? अनिश्चित भूतकाल। देखो, इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था, मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई थी। क्या बताई थी? एक टाइमलाइन का मतलब मैंने कहा था आपसे, टाइमलाइन का मतलब है यह एक समय रेखा है। मतलब ये जो समय जो चल रहा है, अपनी निर्धारित नियमित गति से जो समय चल रहा है उसको प्रदर्शित कर रही है। क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। ये टाइमलाइन बता रही है कि समय जो चल रहा है वह कैसे है। मैंने आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे होते हैं या जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, स्पीकर स्पीकिंग कर रहा होता है और लिसनर लिसनिंग कर रहा होता है, वो जो समय है वह क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अब ये जो एरो था इसको मैंने बताया था आपको किस नाम से, इसको कहा था भाई ये क्या है? प्रेजेंट है। बिफोर इसके जो टाइम निकला है वो क्या है? पास्ट है। क्या है? पास्ट है। और आफ्टर प्रेजेंट जो है, मतलब प्रेजेंट के बाद जो आएगा वो क्या है? वो फ्यूचर है। वो क्या है? फ्यूचर है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत अतीत जिसको कहते हैं, फ्यूचर मतलब भविष्य भविष्यत जिसको कहते हैं। तो देखो, प्रेजेंट में हमने देखा था कि प्रेजेंट में कोई भी काम अनिश्चित समय पर इंसिडेंटली अगर होता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह फूल तोड़ता है, वह केले खाता है, मैं बाजार जाता हूँ। मतलब वर्तमान में जिसका कोई टाइम नहीं है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, रिसाइकिल तरीके से अगर कोई कार्य होता है तो वो किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। और अगर यही काम पास्ट का हो तो वो किस में आता है? पास्ट इंडेफिनेट में आता है। मतलब पास्ट में कोई भी काम अनिश्चित समय पर हुआ है, पूरा हुआ है, अनिश्चित समय पर क्या हुआ है? पूरा हुआ है, तो वो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। इसमें क्या है? 2-3 चीज़ें अलग अलग है। पहला तो जो है वो यही है कि कोई भी कार्य जो पास्ट में अनिश्चित समय पर हुआ है या कोई भी साधारण काम है जो यूनिवर्सल सही तरीके से चलता रहता है, तो वो किस में आता है? पास्ट में आता है। किस में आता है? पास्ट में आता है। प्रेजेंट की हमने चर्चा कर ली, तो पास्ट में हम क्या सीखेंगे कि कोई भी काम अनिश्चित समय पर भूतकाल में अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का
होता है। तो देखेंगे हम पहले तो ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसकी एक तरह से हम सेंस कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं। इसका सेंस है यदि कोई कार्य मतलब एक्शन, यदि कोई कार्य अतीत में, अतीत का मतलब जिसको हम भूत भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे, पास्ट में, यदि कोई कार्य अतीत में अनिश्चित समय पर घटित हुआ है वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बताया जाता है। कौन से टेंस से बताया जाता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बताया जाता है। कोई भी कार्य पास्ट में मतलब अतीत में अनिश्चित समय पर घटित हुआ है, उस कार्य को मतलब उस वर्ब को हम किस टेंस से दिखाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस से दिखाएंगे। अब इसकी जो है पहचान, इसकी क्या पहचान है, मतलब इस टेंस की क्या पहचान है? इसका अर्थ यह है कि अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसकी क्या पहचान है, अगर वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है तो क्या पहचान है कि ये वाक्य इस टेंस का है। तो देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में, अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके अंत में देखो, या तो आ या ई या ए, ये अंत में आने वाला जो शब्द है उस शब्द की मात्रा, ये आ ई ए क्या लिखा है मैंने, उस शब्द के अंत में आने वाली मात्रा। तो हिंदी वाक्यों के अंत में किसी शब्द के अंत में आने वाली मात्रा जो है, अगर आ है या ई है या ए है, अथवा था, थी, थे आदि शब्द आते, शब्द भी कह सकते हैं और यहाँ मैंने लिख दिया मात्रा, आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? या तो आ, ई, ए, इन तीनों में से कोई भी मात्रा अंतिम शब्द की लगी हुई होगी, या फिर आएगा था, थी या थे। अगर वाक्य इंग्लिश में है तो देखिए, इंग्लिश सेंटेंसेज में क्या आएगा? एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। एस्टरडे को क्या कहेंगे? बीता हुआ कल। एक होता है अगो, AGO, अगो मतलब पहले, अगो मतलब पहले, जिस समय बात कर रहे हैं उसके पहले। एस्टरडे, अगो या लास्ट। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में एवरी शब्द देखा था, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट में क्या शब्द है यहाँ पर? लास्ट। मतलब लास्ट का मतलब है, लास्ट अकेला भी आ सकता है, वैसे अकेला नहीं आएगा। लास्ट के साथ ऐसे करते हैं, हम लगाते हैं नाइट, लास्ट नाइट या लास्ट मॉर्निंग या लास्ट इवनिंग या लास्ट संडे मतलब सप्ताह का कोई भी दिन, या फिर लास्ट वीक, वीक भी लिख सकते हैं। वीक मतलब सप्ताह, मतलब सप्ताह का कोई भी दिन भी आ सकता है या केवल सप्ताह भी आ सकता है। लास्ट और किसी के मंथ का नाम भी इसके साथ आ सकता है, जैसे लास्ट जून, या फिर जैसे मंथ का नाम लिखा है, मंथ का नाम नहीं लिखकर हम मंथ भी लिख सकते हैं, लास्ट मंथ। और इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे लास्ट ईयर। क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे लास्ट ईयर। तो देखिए इंग्लिश सेंटेंसेज में क्या आता है? एस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग,
लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट जून, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एटसेट्रा। इस प्रकार की एडवर्ब्स, इनको सबको क्या कहेंगे? एडवर्ब्स कहेंगे। एडवर्ब्स, ADVERBS, एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण। क्या होते हैं ये? क्रिया विशेषण होते हैं। ये उस सेंटेंस में उस कार्य के होने का टाइम बताते हैं। उस कार्य के होने का क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। अब मैंने बताया आपको कि हिंदी वाक्यों के अंत में या तो था, थी, थे, या फिर उस अंत में आने वाले शब्द की मात्रा आ, ई, ए हो सकती है, आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश सेंटेंसेज में एस्टरडे, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट जून। देखिए, संडे मतलब सप्ताह का कोई भी दिन आ सकता है, जून मतलब महीने का कोई सा भी नाम आ सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एटसेट्रा एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में आ सकती है। ये ऐसा नहीं है कि इनका आना जरूरी है, जब वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का बनेगा, ऐसा नहीं है। पर अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई सी भी एडवर्ब्स आ रही है तो इसका मतलब श्योर है कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का है। अब देखो, आपने देखा पहले सिंपल पास्ट टेंस जो है या पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है वो क्या होता है? वो बताता है कि यह किसी कार्य को अतीत में अनिश्चित समय पर घटित होने के बारे में बताता है और इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। हिंदी वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई, इंग्लिश वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई। अब जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने 4 तरह से वाक्य पढ़े हैं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, उसी क्रम में अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है सकारात्मक वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ये जो टेंस है, मैं केवल आपको इस टेंस को, मतलब जितने भी टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? 0 लेवल से। मतलब अगर हमारे को टेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो हम इस तरीके से सीख सकते हैं। अब ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेंस यहीं ख़त्म हो गया। इसमें जब हम यहाँ तक सीख जाते हैं तो इसके आगे इसमें और भी चीज़ें हैं। क्या है इसमें? और भी चीज़ें हैं। मतलब जैसे ये एडवर्ब्स अपने पकड़ में आ जाती है, इसके बाद कुछ ऐसी एडवर्ब्स भी है जिनको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम में लेते हैं और वही एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनेट में भी काम में आती है। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में, मतलब जिस सेंटेंस में प्लीज आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस को काम में लेते हैं। पर वो जो सेंटेंस है वो टाइम प्रेजेंट का बताता है। किसका बताता है? प्रेजेंट का बताता है। मतलब वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट की है, पर उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो टाइम मेंशन होगा, मतलब वो कौन सा टाइम बताएगा, वो टाइम होगा प्रेजेंट का। तीसरी बात, आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब जो शर्तीय वाक्य होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्लोज टाइप होते हैं। इफ़ जो है कनेक्टिव, इफ़ कनेक्टिव से जुड़े होते हैं और वो शर्त बताते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो ऐसे वाक्यों में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब काम में आती है। पर वो क्या है? वो जो है वो अपर स्टैंडर्ड मामला है, आप उसको भी सीखते रहें। पर 0 लेवल से जो टेंस की शुरुआत है वो यहाँ से होती है। तो हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। उसको अफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, फिर उसको नेगेटिव में करने का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहेंगे, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और सेंटेंस मतलब वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब किसी भी सेंटेंस में दिए गए वाक्य के कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और 12 जो टेंस है, 12 टेंस में एकमात्र ऐसा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, हम पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं। पहला
सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर से मतलब क्या है हमारा, सिंगुलर से मतलब हमारा है फर्स्ट तो नेम, मतलब किसी का भी नाम। नेमिंग वर्ड जो है, किसी का भी नाम जो है वो नाम कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो सिंगुलर होता है। अब मतलब नाम क्या है, नाउन है। अब नाउन की जगह अगर दूसरा क्या आ जाता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के रूप में अगर ही, सी या इट आ जाता है, ही, सी या इट आ जाता है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। या इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, जैसे बॉय या गर्ल या मैन, कुछ भी। या कोई भी बर्ड, जैसे बर्ड, क्या लिखा अपने, बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। या फिर एनिमल, एनिमल मतलब जानवर। ये सब क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल में क्या आते हैं, प्लूरल में प्रेजेंट में हमने देखा था, क्या देखा था, एक तो आई। अब पास्ट में क्या होगा, अगले जब टेंस में हम पढ़ेंगे तो ये आई जो है केवल प्रेजेंट में प्लूरल में आता है, बाकी और जो टेंस है पास्ट और फ्यूचर, उसमें किधर जाता है, ये पास्ट में, इसमें इधर आ जाता है सिंगुलर में। देखेंगे अभी, देखो आई, इसके अलावा प्लूरल में क्या था, वी, इसके अलावा यू और इसके अलावा दे। ये देखिए, ये तीनों ऐसे हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं, मतलब ये प्लूरल प्रोनाउन है। इसके अलावा जो है, जैसे बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स। और एनिमल का क्या हो जाएगा, एनिमल्स, मतलब प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल। और नेम से हमारा तात्पर्य है, नेम प्लूरल कब होगा, जब कोई भी दो नाउन, राम एंड श्याम, मतलब कोई भी दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। जब कोई भी दो नाम एंड से जुड़ जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो आपने देखा ये टेबल किसकी है, सिंगुलर सब्जेक्ट की, और ये टेबल किसकी है, प्लूरल सब्जेक्ट की। तो इस टेंस में हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा रेस्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट, रेस्ट मतलब शेष। अगर सेंटेंस में तीन के अलावा कोई और चीज़ भी है तो अक्सर वो रेस्ट मतलब लास्ट में आती है। अब ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें वर्ब आती है, मतलब मेन वर्ब आती है। एक स्ट्रक्चर और होता है, उसके हम चर्चा करेंगे, पहले इधर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया या पिया था। सेकंड, उसने कपड़े धोए, उसने कपड़े धोए। थर्ड है, अनीता ने चाय बनाई। देखो ये जो वाक्य हैं ये बिल्कुल सीधे सरल वाक्य हैं, इनको समझने में क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल सीधे वाक्य लिख रहा हूँ। चौथा है, हम मंदिर गए। चार सेंटेंस काफ़ी है। देखो प्रत्येक सेंटेंस में पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने और मैं जो होता है उसको आई कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसने कपड़े धोए। अब ये उसने जो है, उसने किसके लिए आता है, ही के लिए भी आता है और सी के लिए भी आता है। अगर उसने कपड़े धोए, अगर ये जेंट्स है तो ही लिखेंगे, अगर गर्ल्स है तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। मतलब अगर हम ही लिख रहे हैं तो भी सही है, सी लिख रहे हैं तो भी सही है, पर दोनों नहीं लिखने हैं, अथवा में लिखने, मतलब एक ही लिखना है। तो मैंने के लिए आई लिख दिया, उसने के लिए सब्जेक्ट क्या लिख दिया हमने, ही या शी। अनीता ने चाय बनाई, तो सब्जेक्ट क्या है, अनीता है। क्या सब्जेक्ट है इसमें, अनीता है। हम मंदिर गए, तो हमको क्या कहेंगे, वी, हमको क्या कहेंगे, वी। चार सेंटेंस में हमने सबसे पहले किसको लिखा, सब्जेक्ट को लिखा। सब्जेक्ट के बाद कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। सब्जेक्ट कहाँ आता है, एक नंबर पे, और दो नंबर पे क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आता है सेकंड नंबर पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब कहाँ होती है, मैंने आपको बता रखा है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होती है। वर्ब कहाँ होती है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में। जैसे यहाँ है, मैंने पानी पिया। पिया मतलब वर्ब क्या है, पीना।
और पीना की सेकंड फॉर्म, पीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ड्रिंक होती है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक होती है। उसने कपड़े धोए, धोए मतलब वर्ब क्या है, धोना, और धोना जो है उसको क्या कहते हैं, वॉश, और वॉश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है, वॉश्ड। अनीता ने चाय बनाई, बनाना को मैंने आपको बताया था उस दिन भी, बनाना को क्या कहते हैं, प्रिपेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिपेयर। और प्रिपेयर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्रीपेड, प्रीपेड। हम मंदिर गए, गए मतलब वर्ब क्या है, जाना, और जाना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। हमने देखा किसी भी सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कर्म क्या होता है आप जानते हैं, कर्म वो होता है कि कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम करता है वो वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो करता है, काम किया पीने का, और क्या पिया इसने, पानी पिया। तो देखेंगे पानी को क्या कहते हैं, वाटर। उसने कपड़े धोए, कपड़े को क्या कहते हैं, क्लोथ्स। अनीता ने चाय बनाई, चाय को क्या कहते हैं, टी। हम मंदिर गए, कहाँ गए, मंदिर, तो वेंट टू टेम्पल। देखो गो क्रिया के बाद आपको पता है टू लगाना होता है, प्रीपोजिशन जो है टू लगाते हैं। पहला टेंस मैंने पानी पिया, पहला सेंटेंस मैंने पानी पिया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, आई ड्रिंक वाटर। उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड क्लॉथ या सी वॉश्ड क्लॉथ। अनीता ने चाय बनाई, अनीता प्रिपेयर्ड टी। हम मंदिर गए, वी वेंट टू टेम्पल। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल सरल तरीके से ट्रांसलेट किए गए हैं। आप भी इसी तरीके से 5 सेंटेंस, अच्छे से 5 सेंटेंस खुद बनाएं और उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसका जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, मेन वर्ब का। किसका है, मेन वर्ब का। अब देखिए एक जो है बी वर्ब होती है, क्या होती है, बी। मैं बी वर्ब के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। बी वर्ब क्या है, बी ई, ये जो है ये बी वर्ब के रूप में काम आती है। ये जो बी है ये मेन इसका बेस फॉर्म है। इसकी जब फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं तो हम इसकी जगह लिखते हैं इज एम आर, मतलब बी नहीं लिखते हैं, बी की जगह क्या लिखते हैं, इज एम आर, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। और जब इसकी सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वाज या वर। वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ। वाज सिंगुलर मतलब एक वचन, वर मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन। और थर्ड फॉर्म में जब बी फॉर्म को काम में लेते हैं तो वहाँ बन जाता है बीन। क्या बन जाता है, बीन बन जाता है, जो अकेला नहीं आता है, इसके पहले हैज हैव हैड आता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मेन वर्ब के लिए हमने बताया। अब बी वर्ब मतलब किसी भी व्यक्ति का पद, व्यवसाय या ऐसा बताने के लिए पद या व्यवसाय, उसका बिजनेस या उसका जो पद है, डिजिग्नेशन है, वो बताने के लिए पास्ट में हम वो जो स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। देखो वो क्या स्ट्रक्चर होता है, वह स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट मतलब जो वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस बी की सेकंड फॉर्म, मतलब वही जिस प्रकार से वर्ब की सेकंड फॉर्म वैसे ही बी की सेकंड फॉर्म। या फिर इसकी जगह हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। क्या लिखेंगे, वाज या वर, प्लस इसके बाद जो आ रहा है उसको कौन सी किसकी प्लेस पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। जबकि वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव को ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लेस में क्या आएगा, एडजेक्टिव, और जो आता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें किस प्रकार से वाक्य बनेगा, जैसे एक शेर था, मतलब कोई भी छोटा वाक्य हो सकता है। सेकंड है वह
एक डॉक्टर था। किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वह एक डॉक्टर था। गलत लिख दिया। हम गरीब थे, ऐसे लिखते हैं। हम गरीब थे, जो अब नहीं है। चौथा है वे सुंदर थे। देखो यहाँ छोटे से 4 प्रकार के वाक्य लिखे हैं मैंने। पहला है एक शेर था। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा ये होता है कि कोई भी वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और उस वाक्य में जो नाउन है उस नाउन के जस्ट अंत में या तो था, थी, थे आता है या है आता है, तो उस वाक्य को देयर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? देयर से शुरू करते हैं। देयर से जो शुरू करते हैं उसमें सेंटेंस में देहर का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये वाक्य देयर से बनेगा। एक शेर था, तो ये वाक्य कैसे बनेगा? देयर वॉज ए लोइन। कैसे बनेगा? देयर वाज ए लोइन। मतलब सब्जेक्ट जो है इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? देहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देहर आ जाएगा, जिसको कहते हैं नकली सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकली सब्जेक्ट मतलब डमी। नकली का मतलब क्या है? डमी। डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसमें इसका कोई मीनिंग नहीं है। सेंटेंस है देयर वाज ए लोइन, तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा एक शेर था। अगला सेंटेंस है वह एक डॉक्टर था। मतलब शेर के लिए नहीं है ये वाक्य अलग है। आप ऐसा नहीं माने कि यहाँ एक शेर था और वह एक डॉक्टर था। शेर डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो देखो वह एक डॉक्टर था, तो पुरुष है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ क्या आएगा? वह आ जाएगा। सिंगुलर है इसलिए वह आ जाएगा। एक के लिए क्या आएगा? ए, और डॉक्टर के लिए क्या आएगा? डॉक्टर। ही वॉज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था। बिल्कुल सीधा है, सरल है। हम गरीब थे, तो हमको क्या लिखेंगे? वी। थे प्लूरल है इसलिए क्या लिखेंगे? वर। वाज नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे। वी वर। गरीब को क्या कहते हैं? पुअर। वी वर पुअर। हम गरीब थे। वे सुंदर थे। वे को क्या लिखेंगे? दे। और दे जो है उसके साथ कौन सी वर्ब आती है? वाज नहीं आकर के आती है, वर। प्लूरल है। और सुंदर को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो दे वर ब्यूटीफुल। वे सुंदर थे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमने देखा आज पास्ट इंडेफिनेट टेंस उसका सेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में अलग बताई, इंग्लिश में अलग बताई। फिर उसके बाद 4 तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो जो मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब आती है, और दूसरा जो है उसमें बी वर्ब के बारे में मैंने बताया आपको। और दोनों तरीके से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, 4-4 सेंटेंस मैंने दोनों के बताए। आप खुद 5-5 सेंटेंस आप खुद भी बनाएं। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है, मतलब आप उसको नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा समझ में कम आया है या मुझे इसमें कुछ डाउट है, तो आप सावन सर इंग्लिश जो चैनल है उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें इस सेंटेंस को बनाने में तकलीफ़ हो रही है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस हम कल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, गुड बाय, थैंक यू।